हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितेश पांडे और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं टारगेट सेमेस्टर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद और आशा यही करते हैं कि बहुत ही शानदार होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, मतलब एग्ज़ाम आपका होने वाला है। ठीक है, और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए एलएलबी का। ठीक है, पिछले वर्ष जो क्वेश्चंस जो प्रश्न पत्र आए थे, ठीक है, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बताएँगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कैसे लिखा जाता है, ठीक है, क्या किस तरीके मतलब फॉर्मेट उसका क्या रहने वाला है, ठीक है, सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम निश्चिंत हो जाइए, एकदम अच्छे तरीके से आप चीज़ों को देखिए। ठीक है, कैसे आपको इसमें बताया जा रहा है, क्या-क्या आपको करना है, ठीक है, कैसे लिखना है, सारे चीज़ों के बारे में आपको यहाँ बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी क्लास। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है, ये आपका जो पेपर है, ठीक है, पार्ट 1, ठीक है ना, थर्ड सेमेस्टर, हाँ, सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, थर्ड नहीं, सेकेंड सेमेस्टर। और 3 घंटे का आपको यहाँ टाइम मिलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद अगर देखें हम, तो देखिए, कुल 5 प्रश्नों के क्या देना है आपको? उत्तर देना है। सबसे पहले ही आपको यहाँ क्या बोल दिया है? सबसे पहले आपको यहाँ बोल दिया है कि कुल आपको 5 प्रश्न दिए जाएँगे, ठीक है। कितने प्रश्न दिए जाएँगे? कुल आपको 5 गो प्रश्न दिया जाएगा। कौ प्रश्न दिया जाएगा? 5 प्रश्न, ठीक है। क्लियर हुआ? उसके बाद प्रत्येक संख्या एक अनिवार्य है, मतलब प्रत्येक जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसकी अगर हम बात करें, तो पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? अनिवार्य है, मतलब उसको करना ही करना है, मतलब पहले क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है? फर्स्ट इकाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, प्रत्येक प्रश्न से एक एक प्रश्न का क्या करना है? उत्तर देना है। मतलब प्रत्येक प्रश्न के एक एक प्रश्नों का कहे तो उत्तर आपको इसमें देना है, ठीक है। सभी प्रश्नों के अंक क्या रहेंगे? समान रहेंगे, ठीक है। जितने भी प्रश्न आपको इसमें दिए गए हैं, सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो निर्धारित रहेंगे, एक समान रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और भी चीजें। यहां आप देखेंगे तो निम्नलिखित में से किन्हीं 4 की प्रत्येक की लगभग 100 शब्दों में व्याख्या करिए। कुछ शब्द आपके सामने दे देगा, ठीक है, कुछ टॉपिक आपके सामने देगा और कहेगा कि आपको क्या करना है, तो 100 शब्दों में इसको लिखना है। कितने शब्दों में? तो 100 शब्दों में इसको लिखना है, ठीक है। 100 शब्दों का मतलब आप समझ लीजिए, मोटी मोटा ऐसे अगर आप देख लेंगे तो एक पेज, ठीक है ना, एक पेज आपको पूरा पूरा भरना है, ठीक है ना। एक पेज आपको क्या करना है? पूरा पूरा उसमें भर देना है, ठीक है। चल, अगर हम आगे देखें तो ये जैसे क्वेश्चन आपका यहाँ दे दिया, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या होती है, इसको अच्छे तरीके से उसमें एक पेज में आप देखेंगे तो लिखना है। अब आप पूछेंगे कि सर आपने तो बता दिया कि एक पेज में इसको ऐसे लिखना है, ठीक है, तो हम यही बताएंगे आगे जो है। आगे जो है आपको हम यही बताने वाले हैं कि जैसे आप देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? एक देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ आपको एक दे दिया है, ठीक है। करना इसको मतलब आपको ये भी करना है और साथ में ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, मतलब धर्म, पुरुषार्थ, पिछड़ी जाति, पश्चिमीकरण, ठीक है, और उत्तर भारत में नातेदारी की व्यवस्था और धार्मिक अल्पसंख्यक, ये चीज, ये सारी चीजें आपको करनी है। मतलब इसमें से कोई आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन को इसमें से करना है। तो आइए अगर हम धर्म की बात करते हैं, तो आइए देखते हैं कि धर्म किस तरीके से, मतलब धर्म के बारे में कैसे आपको लिखना है, कितने सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, कितने ढंग से लिखना है, आइए उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि धर्म के बारे में कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? धर्म के बारे में कह रहा है, ठीक है। धर्म क्या है हम देखते हैं। धर्म एक क्या है? गूढ़ और व्यापक शब्द है। कौन सा शब्द है? धर्म जो है एक गूढ़ और व्यापक शब्द है, जिनकी व्याख्या विभिन्न संदर्भों में अलग अलग ढंग से किया जाता है, ठीक है। धर्म एक ऐसा शब्द है जिसकी अगर हम व्याख्या के बारे में बात करें तो अलग अलग, मतलब अलग अलग ढंग से अलग अलग शब्दों में इसकी व्याख्या आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसको एक ही शब्द, उस धर्म का एक ही अर्थ होता है, ऐसा नहीं है। धर्म को अलग अलग मतलब अर्थों में कहे तो अलग अलग शब्दों में उसकी आप क्या कर सकते हैं, तो व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उसके मुख्य अर्थ और धर्म के कुछ पहलुओं के बारे में अगर हम जाने तो आप देखेंगे, पहले अगर धर्म के बारे में देखें तो व्यक्तिगत आचरण होता है।
व्यक्तिगत आचरण क्या होता है? व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति का जो व्यक्तिगत मतलब उसका जो पर्सनल, ठीक है, जो उसकी पर्सनल चीजें होती है उसके बारे में बात कर रहा है। मतलब पर्सनल जो आचरण है उसके बारे में बात कर रहा है। व्यक्तिगत आचरण मतलब उस व्यक्ति का खुद का आचरण, जैसे मैं हूं, ठीक है, तो मेरा खुद का जो आचरण है वो क्या होगा उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जब व्यक्तिगत आचरण होगा तो सदाचार उसमें देखने को मिलेगा, सत्य देखने को मिलेगा, अहिंसा, संयम, ठीक है, दया, करुणा आदि। मतलब जब व्यक्ति के अंदर अगर हम बात करें, जब हम मेरा व्यक्तिगत जो आचरण है अगर वो सही रहता है, ठीक है, मैं अगर जब व्यक्तिगत तौर पे मजबूत हूँ, व्यक्तिगत तौर पे लोगों के साथ अच्छा करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर क्या आएगी, मेरे अंदर सदाचार आएगा। मतलब सदा हम अच्छे सदा सत्य बोलेंगे, ठीक है, सदा सत्य हम बोलेंगे और सत्य की मार्ग पर चलेंगे। मतलब जो भी सारी चीजें हम कहेंगे वह सही कहेंगे, अच्छे तरीके से कहेंगे। मतलब अहिंसा, मैं हिंसा नहीं किया जाएगा उसमें, ठीक है। जब आदमी क्या होता है, जब आदमी ही व्यक्तिगत उसका आचरण सही होता है तो वो अहिंसा होता है, ठीक है। मतलब हिंसा नहीं करता है, कहीं झगड़ा नहीं करेगा, किसी से मारपीट नहीं करेगा, एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों जैसे एकदम सज्जन बना रहेगा, ठीक है ना। तो और संयम की अगर हम बात करें, किसी चीज को लेके संयम आपके अंदर आ जाएगा कि चलो मुझे आज नहीं मिल रही है तो मुझे क्या होगा, कल मिलेगा और इससे अच्छा मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई मुझे ये चीजें नहीं मिल रही है तो मुझे चाहिए चाहिए किसी भी हालत में उसको चाहिए, हाँ, जिंदा या मुर्दा चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं है, आपके अंदर संयम आएगा, आपके अंदर वो चीजें संतोषजनक सारी चीजें आपके अंदर रहेगी। कब रहेंगी? जब आपके अंदर व्यक्तिगत जो आपका आचरण है वो आपका सही रहेगा। तो बात क्लियर हुआ, ठीक है। दया भी आपके अंदर आएगा, करुणा भी आपके अंदर आएगा, ठीक है, सारी चीजें आपके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से, जो हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है वह किस प्रकार से होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम और ईसाई, ठीक है, कौन से धर्म, अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें, जैसे आपका हिंदू धर्म है वैसे आपका इस्लाम धर्म भी होगा, वैसे आपका ईसाई धर्म भी होगा, वैसे आपका सिख धर्म भी होगा, वैसे अगर हम बात करें तो आपका बौद्ध धर्म भी होगा, ठीक है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म और एक बात करें तो ईसाई धर्म जैसे संगठित मत भी धर्म कहलाते हैं। ये सारे क्या है, एक संगठित मत है। जो मुस्लिम लोग हैं वो अपने किस धर्म को मानते हैं, तो अपने ईसाई धर्म को मानते हैं, है कि नहीं है, अपने वो ईसाई धर्म को मानते हैं। जैसे जो हिंदू लोग हैं वो अपने हिंदू धर्म को मानते हैं, बौद्ध वाले बौद्ध धर्म को मानते हैं, जैन वाले जैन धर्म को मानते हैं। तो सभी लोग अपने अपने धर्म को क्या करते हैं, मानते हैं। और जैसे आप देखेंगे कि संगठित मत भी उनका क्या कहलाता है, तो एक धर्म की एक कहे तो हम परिभाषा के तौर पर उसको देखते हैं, ठीक है। अगर हम कर्तव्य की बात करें, किसकी बात करेंगे बाबू हम, अगर हम कर्तव्य की बात करें तो आप देखेंगे, ठीक है, अगर हम कर्तव्य की बात करें तो कर्तव्यों का पालन करना क्या होता है, अगर हम कर्तव्य की बात करेंगे तो कर्तव्यों की पालन करना कहलाएगा, ठीक है। चलिए, कर्तव्य के पालन क्या होता है, कर्तव्य का पालन होता है कि माता पिता का क्या करना होता है, माता पिता का सम्मान करना होता है। किसका सम्मान करना होता है, माता और पिता का सम्मान करना होता है, ठीक है, माता और पिता का सम्मान, ठीक है ना, माता पिता का सम्मान करना होता है, बड़ों का आदर करना होता है, ठीक है। ये धर्म में आपको सिखाया जाएगा। धर्म का कर्तव्य यही होता है कि आप अपने से बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का अपने से बड़ों का आदर करें, माता पिता का सम्मान करें, ठीक है। आदर और सम्मान एक ही होता है, ठीक है। तो धर्म यही सिखाता है। आप देखेंगे कि 3 इसमें प्रकार दिए गए हैं। पहला प्रकार व्यक्तिगत आचरण, सामाजिक व्यवस्था, कर्तव्य। अगर आप लिखते हैं पूरे सिस्टमेटिक तरीके से, और लिखना कितने शब्दों में, तो बाबू आपको लिखना है मात्र केवल, अगर हम बात करें बाबू, तो 100 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है, तो 100 शब्दों में इसको लिखना है, ठीक है। तो 100 शब्द अगर आप एक पेज में इसको अगर अच्छे तरीके से, और भी सारी चीजें मैं जो बता रहा हूं आपके अंदर जा रही होगी, मतलब आप सुन रहे होंगे, और आपके अंदर भी क्या आ रहा है, आपके अंदर भी एक थॉट आ रहा होगा, आपके अंदर भी एक सोचने का क्षमता आ रहा होगा, मतलब एक अंदर सोच आ रहा होगा कि सर आप ऐसे ऐसे बताएं, तो मेरे दिमाग में कुछ और भी चल रहा है कि सर ये चीजें इंक्लूड कर सकते हो उसमें, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें इसमें आपके अंदर आ सकती हैं, और अच्छे तरीके से आप अपना मतलब जो कहे तो आंसर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर पूरे अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, और एक पेज में आप इसको अच्छे तरीके से लिख देंगे, ठीक है। चलो आगे अगर हम बात करें पुरुषार्थ के बारे में देखें, ठीक है, इसके बारे में अगर हम देखें पुरुषार्थ के बारे में, क्या है पुरुषार्थ, आइए देखते हैं, ठीक है। पुरुषार्थ के बारे में आइए देखते हैं, पुरुषार्थ क्या है, ठीक है। चलिए, पुरुषार्थ अगर हम देखें तो 4 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं,
पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषार्थ अगर आप देखेंगे तो पहला धर्म हो जाएगा, दूसरा अर्थ हो जाएगा, तीसरा काम हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। अगर हम धर्म के बारे में बाबू देखें तो वहां नैतिक कर्तव्य, सदाचार, जीवन में उचित आचरण करने के बारे में बताता है। क्या बताता है आप देखेंगे तो धर्म बताता है, नैतिक आचरण बताता है और कर्तव्य बताता है, जीवन उचित करने का उसमें बताता है। ठीक है, अगर हम नैतिक की बात करें तो नैतिक में अगर आप देखेंगे इसमें क्या करता है तो माता पिता, इसमें भी आप देखेंगे तो माता पिता का मतलब पालन करना, उनके बातों को देखना, बड़ों के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करना। ठीक है, सारे चीजों के बारे में आपको धर्म बताता है। अर्थ के बारे में अगर बाबू हम देखें तो जीवन यापन के लिए धन, संसाधन और समृद्धि अर्जन करना। क्या करना होता है, जीवन यापन करने के लिए अगर बात करें तो धन और संसाधन समृद्धि करना, मतलब कहे तो मतलब रोजगार में जुड़ जाना। ठीक है, रोजगार करना, रोजगार के साथ साथ कुछ पैसे कमाना, अर्थ पैसे कमाना, और जो अपनी जो जीवन है, जो अपनी दिनचर्या है उसको सही करना। ठीक है, जीवन यापन करना, ये सारी चीजें आप देखेंगे अर्थ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम काम की बात करें, ठीक है, काम में क्या क्या सारी चीजें आपको, ठीक है, तो अगर हम काम के बारे में देखें तो इच्छाओं, प्रेम, सौंदर्य और सांसारिक सुखों की क्या करना है, पूर्ति करना है। काम जो है उसमें आप देखेंगे जो प्रेम है, सौंदर्य है और जो भी सांसारिक सुख है, इस सारी चीजों की पूर्ति करने की बात यहाँ की जा रही है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कला हो गया, अगर हम बात करें नृत्य हो गया, संगीत हो गया, प्रेम हो गया, सारी चीजें आप देखेंगे तो किसके अंदर आती है, काम के अंदर आपको देखने को मिलेगी। सांसारिक जो सुख है आपको काम के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ आपको। चलिए, अगर हम मोक्ष के बारे में देखें, मोक्ष कहते हैं ना कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आप ये चीजें कर दीजिए, आपको क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो आप पढ़ लेंगे, पढ़ लिख के कुछ अच्छे पद पे चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको वहां भी मोक्ष की प्राप्ति आपको हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आत्मा की मुक्ति जन्म मरण के पश्चात, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। ठीक है, तो आत्मा की मुक्ति मतलब आत्मा की मुक्ति मिलेगी, जन्म मरण मतलब जन्म से लेके मरण तक के जो चक्र है उससे आपको क्या हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा। जब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी तो आप पैदा भी नहीं लेंगे। ठीक है, जन्म और मरण के जो ये चक्र है कि आप कोई व्यक्ति फिर पृथ्वी पे आता, फिर मरता, फिर पृथ्वी पे आता, तो ये जो चक्र है इससे क्या हो जाएगा, ये इससे वो दूर हो जाएगा। ठीक है, इससे कोई उसका वो कहे तो प्रत्यक्ष तो लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो जो मोक्ष होता है बेसिकली इसी प्रकार से होता है। ठीक है, मोक्ष में आप देखेंगे तपस्या करना होता है। ठीक है, तपस्या के साथ साथ आपको ध्यान करना होता है। ठीक है, जब आप तप करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सांसारिक जो सुख है, सांसारिक जो चीजें हैं उससे कहीं ना कहीं आप परे होंगे। संसार की जो भी चीजें हैं उसको आप कहीं ना कहीं छोड़ेंगे, और छोड़ के अगर हम बात करें तो आप क्या करेंगे, आप मोक्ष प्राप्ति कर लेंगे। क्या करेंगे, तो मोक्ष की प्राप्ति आपको मिल जाएगी। ठीक है, मोक्ष की जो प्राप्ति है, एक मिनट, ठीक है, मोक्ष की जो प्राप्ति है आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये रहा कुछ पुरुषार्थ के बारे में। ठीक है, ऐसे आप अगर लिखते हैं मतलब एग्जाम्पल देके, जैसे मैंने यहाँ लिखा, एक मिनट, ठीक है, जैसे आप देखेंगे मैंने लिख दिया यहाँ सारी चीजें, तो आपको करना क्या बाबू, आपको करना यही है कि उदाहरण देना है। क्या देना है आपको, उदाहरण देना है। जैसे मैंने मोक्ष लिखा तो मोक्ष का क्या उदाहरण है, मोक्ष का उदाहरण है कि आप देखेंगे कि तरह से अगर मोक्ष के उदाहरण के बारे में हम देखें तो तपस्या करना होता है। क्या होता है, तपस्या करना होता है। ठीक है, मोक्ष में आप देखेंगे तपस्या करना होता है, यज्ञ करना होता है। ठीक है, यज्ञ करना होता है मतलब एकदम कहे तो अच्छे तरीके से ध्यान करना होता है। क्या होता है, ध्यान करना होता है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे आप सारी चीजों को अच्छे तरीके से बना के उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही शानदार जो आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होने वाली है। ठीक है ना, तो सेम इसी तरीके से आपकी पूरी फॉर्मेट अच्छे तरीके से पूरे हेडिंग के साथ पूरे अच्छे तरीके से रहने वाली है। ठीक है, तो बिना किसी टेंशन के आप पूरी तरीके से इस सभी चीजों को लिखना है। ठीक है, और आपका जो आंसर होगा बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं और भी चीजें क्या है उसमें। चलिए, अगर हम पिछड़ी जाति के बारे में बात करें बाबू, पिछड़ी जाति, ठीक है, किस जाति के बारे में, पिछड़ी जाति। पिछड़ी जाति क्या होती है, ठीक है,
बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। बैकवर्ड कास्ट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, क्या होती है आइए देखते हैं एक बार, ठीक है। बैकवर्ड कास्ट, पिछड़ी जाति, ठीक है ना। आप देखेंगे जैसे यहाँ पहले पिछड़ी जाति में आपको 3 ऐसे स्तर आपको देखने को मिलेंगे। पहले स्तर अगर कोई पिछड़ा है, ऐसे नॉर्मल आप देख लीजिए, कोई अगर पिछड़ा है तो कैसे पिछड़ा है, मतलब या तो अगर हम बात करें शैक्षणिक स्तर से, मतलब उसके एजुकेशन ना हो, शिक्षा उसके पास ना हो तो पिछड़ा माना जाएगा, या तो अगर हम बात करें आर्थिक दृष्टिकोण से वो अगर कमजोर हो तो पिछड़ा माना जाएगा, या तो सामाजिक पिछड़ापन उसके अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो कुछ ये पिछड़ेपन के कुछ एक कहे तो प्रकार है, कुछ ऐसे लक्षण है जिसके बारे में आपके सामने हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप उसको देखिए, ठीक है। तो सामाजिक पिछड़ेपन में क्या क्या आएगा, तो समाज में पारिवारिक रूप से निम्न माने गए कार्य से जुड़ी जातियां जो है, जैसे कुम्हार हो गए, लोहार हो गए, बढ़ई हो गए, ठीक है। ये सभी लोग क्या है, ये सभी लोग अपने अपने जाति का जातिगत व्यवसाय करते हैं। जैसे कुम्हार क्या करता है बाबू, कुम्हार कुम्हार जो होता है वो चाक मिट्टी, मतलब जो बर्तन होता है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसको बनाने का काम करता है। लेकिन अगर हम लोहार की बात करें बाबू, तो लोहार क्या करता है, लोहार जो होता है आप देखेंगे कि जो लोहे का जो हथियार होता है, जो लोहे का औजार होता है उसको बनाता है, ठीक है। और बढ़ई जो बाबू होता है, बढ़ई क्या करता है, बढ़ई आप जो भी आप बेड हो गया, आपकी जो भी लकड़ी से जो फर्नीचर से जो जुड़ी चीजें हैं उसको बनाने का काम बढ़ई के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो उनकी ये जातिगत व्यवसाय है, और इसी जातिगत व्यवसाय के खिलाफ देखेंगे कहीं ना कहीं उनके अंदर पिछड़ेपन का शिकार ये लोग होते जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीजें अगर मान लीजिए अगर ये छोड़ के किसी अदर व्यवसाय अदर पैसे में अगर चले जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां आप देखेंगे उनकी जो उनकी सामाजिक जो पिछड़ापन है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। उनके पास अधिक मात्रा में उनके पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे, और उनकी जो वर्चस्व अधिक तेजी से क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे जब, तो इनकी जो पिछड़ापन है वो क्या हो जाएगा, तो दूर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम शैक्षणिक स्तर पर अगर इसकी बात करें, शैक्षणिक स्तर पर कैसे ये लोग कमजोर हैं, तो जिन जातियों में शिक्षा का स्तर क्या होता है, बहुत कम रहा है, जिन जातियों में शिक्षा का स्तर क्या रहा है, बहुत कम रहा है, वो लोग क्या हो जाते हैं, वे लोग कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो शैक्षणिक स्तर पर लोग क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। जैसे जिनके पास एजुकेशन, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, अगर उनको शिक्षा का अगर कमी उनके पास है, शिक्षा का उनको नहीं मिला, ठीक है, शिक्षा की क्या हुई उनके पास कमी हुई, शिक्षा का उनको नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएंगे, शैक्षणिक रूप से आप देखेंगे तो पिछड़ेपन हो जाएंगे। तो ये किसी जाति और किसी विशेष वर्ग से संबंध नहीं रखता है, ठीक है, शैक्षणिक जो पिछड़ापन है, ठीक है ना। चलिए, अगर हम बात करें बाबू आर्थिक पिछड़ापन, तो जिन जातियों में आमदनी का स्रोत सीमित होता है और ज्यादातर लोग कृषि श्रम या पारिवारिक हस्तशिल्प पारंपरिक जो हस्तशिल्प है उस पर निर्भर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जिन जातियों का जो आमदनी होता है, जो पैसे जो आने का जो स्रोत होता है वो कृषि होता है, क्या होता है, कृषि होता है, मतलब खेती किसानी होता है। वो खेत में जाते हैं, खेत में बोते हैं, फिर काटते हैं, फिर बेचते हैं, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। और उनका जो पैसे आने का जो स्रोत होता है एकदम सीमित होता है, ठीक है, 10 का 10 ही आएगा, लेकिन खर्च कितना होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, ऐसे खर्च होने वाला है, ठीक है। जब इस तरीके से आप देखेंगे खर्च होगा, और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कृषि करेंगे, श्रम करेंगे, मतलब मजदूरी करेंगे, इस तरह से अपने करके अपने कुछ जीवन को क्या करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, ठीक है, कहीं कहीं आर्थिक रूप से आप देखेंगे तो पिछड़ेपन के शिकार हो गए हैं। हस्तशिल्प की बात कर रहा है, हस्तशिल्प जो होता है, ठीक है, हस्तशिल्प, ठीक है, हस्तशिल्प का मतलब होता है जो चीजें हाथ से बनी होती हैं, ठीक है, हाथ से जो चीजें बनी होती हैं उसको हस्तशिल्प के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो जो हस्तशिल्प, जो हाथ से जो सारी चीजें बनाते हैं, जो निर्भर होते हैं, ठीक है, ये लोग जो होते हैं आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो होते हैं आर्थिक दृष्टि से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पिछड़ेपन के लोग शिकार होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो था पिछड़ी जो जाति है उसके बारे में कुछ टॉपिक्स रहे, कुछ तरीके से हम लोग इसको डिस्कस किए। फिर इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन को लिखना है एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। जो भी आपको हेडिंग, जैसे मैंने हेडिंग दिया हूँ, जैसे लिखा हूँ, सेम इसी तरीके से लिखिए। और कुछ जो चीजें हैं मैंने जैसे आपको बताया कि आपके दिमाग में थॉट आ रहे होंगे, आप उस चीजों को सोच रहे होंगे, ठीक है, वो भी अपना जो सोच है उसको भी डालिए, ठीक है। और आपका जो कहे तो जो आंसर है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे आप एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है, ठीक है,
कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हूबहू आपको मिलने वाला है, ठीक है। एकदम इसको तैयार करके अच्छे से जाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे आप अगर पीजी का अगर पेपर दे रहे हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम मैं देखा हूं, अगर आप पीजी का पेपर दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं, पीजी का अगर पेपर दे रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट, अगर आप पीजी का पेपर देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पीजी में भी ये पेपर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका हूबहू ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसमें एक आध दो क्वेश्चन ऐसे चेंज आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये पूरा पूरा आपको पेपर देखने को मिलेगा, छपने वाला है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगर हम बात करें बाबू इसके बारे में, पश्चिमीकरण के बारे में, वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन के बारे में, मतलब पश्चिमी जो करण है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। क्या होता है पश्चिमीकरण, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पश्चिमीकरण से पहले एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पिछड़ेपन, फिर यहाँ पश्चिमीकरण, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग पश्चिमीकरण के अगर हम बारे में देखें बाबू, तो आप देखेंगे कि कौन से करण के बारे में अगर हम बात करेंगे, पश्चिमीकरण, ठीक है। चलिए ठीक है, पश्चिमीकरण कौन सा करण, इसको थोड़ा सा आप लोग वैसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। पश्चिमीकरण, पश्चिमीकरण के अगर हम बारे में देखें तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ सांस्कृतिक जो पहलू हैं, जैसे आप अगर हम बात करें सांस्कृतिक प्रभाव, ठीक है, इसके सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में हम देखें तो क्या होगा, ठीक है, सांस्कृतिक प्रभाव, ठीक है, सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में, ठीक है, किस तरीके से सांस्कृतिक प्रभाव इसमें पड़ते हैं इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप पहले की अगर हम बात करें इसमें सांस्कृतिक प्रभाव में, तो सांस्कृतिक प्रभाव का पहला अगर हम टॉपिक अगर उठा के अगर आपको हम दिखाएं, तो आप ये देखिए, एक बार दिख रहा है आपको, चलिए सबसे पहले अगर टॉपिक पे अगर हम बात करें तो इसमें आएगा क्या, पहनावा आएगा, क्या आएगा, पहनावा आएगा, ठीक है। पहनावा का मतलब, पहनावा अगर आप देखेंगे तो लोग क्या क्या पहन रहे हैं, लोग आप देखेंगे जींस पहन रहे हैं, ठीक है, क्या आएगा, जींस आएगा, ठीक है। जैसे लोग जींस पहन रहे हैं आप देखेंगे, टी शर्ट सूट, ठीक है, क्या पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, ठीक है, टी शर्ट देखेंगे आप, शूट देखेंगे, ठीक है ना, ये सारी चीजें आप देखेंगे इत्यादि, ठीक है, सारी चीजें आप जो है देखेंगे इसमें, तो पहनावा के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर सांस्कृतिक प्रभाव के अगर हम देखें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम साथ में यह भी देख लें कि किस प्रकार से जो है भाषा, अगर हम बात करें इसमें भाषा, तो इसमें सांस्कृतिक प्रभाव में भाषा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सांस्कृतिक प्रभाव में आपको क्या देखने को मिलेगा, सांस्कृतिक प्रभाव में जो है आपको भाषा भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर भाषा के बात करें हम, तो आप देखेंगे खान पान भी उसमें देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, खान पान, ठीक है, खान पान भी देखने को मिलेगा। अगर हम चौथे की बात करें बाबू, तो व्यवहार और सोच में व्यक्तिगत स्वतंत्रता देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, व्यवहार, ठीक है, व्यवहार और सोच में, सोच में क्या मिलेगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वतंत्रता आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके प्रभाव ऐसे एकदम आप अच्छे तरीके से उसमें लिखेंगे, ठीक है, ऐसे आप कर देंगे, ठीक है। इसमें अगर आप चाहें तो भाषा में आप अगर लिखना चाहें तो भाषा में भी आप कई ऐसे शब्दों को क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे तो जोड़ सकते हैं भाषा में। जैसे अंग्रेजी का बढ़ता प्रयोग लिख देंगे, इसमें आप क्या लिखेंगे, अंग्रेजी का बढ़ता प्रयोग, ठीक है, अंग्रेजी जो है उसका क्या लिखेंगे आप, तो बढ़ता, बढ़ता जो है प्रयोग, ठीक है। लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों में रह के भी आप देखेंगे तो अंग्रेजी जो शब्द है उसका क्या करते हैं, तो प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगर आप खान पान के बारे में अगर आप देखेंगे तो फास्ट फूड, फास्ट फूड, ठीक है, फास्ट
फूड, ठीक है, फास्ट फूड हो गया, ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया, ठीक है, ज्यादा लोग इसको क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीजों को लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपने मतलब जो दैनिक जो दिनचर्या है, जो अपने जो जीवन है उसमें उतारने का काम ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। और व्यवहारों में अगर हम बात करें तो सोच में अगर आप हम देखेंगे तो सोच में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है, इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे लोग अपनी जो व्यवहार है, जो अपनी विचार है, उसमें एक तरह से कहते स्वतंत्रता रखना है, जो उनके मन में आ रहा है उसको कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है उसको लोग देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिलेगा, किसमें, पश्चिमीकरण में, जिसमें सांस्कृतिक प्रभाव आपको उसमें देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक प्रभाव में कौन कौन से चीजें हैं, मतलब हमारी जो संस्कृति है किस तरीके से प्रभावित होती है, तो आप देखेंगे पहनावा है, तो पहनावा जैसे लोग जींस पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, सूट पहन इत्यादि पहन रहे हैं, मतलब तरह तरह के परिवर्तन आपको इसमें देखने को मिल रही है। और अगर हम भाषा की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो वेस्टर्नाइजेशन जब आया तो आप देखेंगे अंग्रेजी का बढ़ता प्रयोग, अंग्रेजी का लोग प्रयोग ज्यादा करने लगे, ठीक है। खान पान के बारे में देखें तो आप देखेंगे कि फास्ट फूड हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सारी चीजें उसमें आप इंक्लूड करते जा रहे हैं। व्यवहारों में अगर हम बात करें तो पहले जो था व्यवहारों में स्वतंत्रता नहीं थी, सभी स्वतंत्र रूप से अपनी जो कहे तो स्वतंत्र रूप से वो लोग अगर देखें हम तो स्वतंत्र रूप से वो लोग किसी चीजों को सोच नहीं पाते थे, किसी चीजों को लेके चल नहीं पाते थे। लेकिन जब से आप देखेंगे कि पश्चिमीकरण, आप जब से पश्चिमीकरण का जो प्रभाव जो देखने को मिला, उस समय आप देखेंगे उस समय से सभी लोगों का जो व्यवहार था, ठीक है, व्यवहार में क्या हुआ, व्यवहार में आप देखेंगे सभी लोगों की स्वतंत्रता आ गया, सभी लोग अपने अपनी चीजों को सोच सकते थे, सोच के जो भी काम है उसको वो कर सकते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको उसके अंदर देखने को मिली, ठीक है। चलिए अगर हम देखें उत्तर भारत में नातेदारी की व्यवस्था, ठीक है, उत्तर भारत में किस तरह से नातेदारी की व्यवस्था हुई, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है ना, चलिए ठीक है। उत्तर भारत, एक मिनट, ठीक है। उत्तर भारत में किस तरीके से आप देखेंगे तो नातेदारी की जो प्रवृत्ति हुई, जो नातेदारी का जो वो हुआ, ठीक है, कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। पहले की अगर हम बात करें, पहले अगर आप देखेंगे आप तो पितु जो होता है, पितु, पितु क्या होता है, पितु होता है, पितु सत्तात्मक, ठीक है, पितु सत्तात्मक, जो पिता की क्या होती है, पिता की जो वो होती है, ठीक है, पिता की जो एक तरह से कहे तो जो उनका जो खुद का उनका जो जैसे आप देखेंगे उनकी जो जमीन होती है, ठीक है, क्या होती है उनकी जो जमीन होती है, ठीक है, उनकी जो दौलत, जो धन दौलत जो उनकी होती है, ठीक है, उस पे उनका अधिकार होता है, ठीक है, जो उन पे अधिकार होता है, क्या होता है उनका, उनका अधिकार होता है, ठीक है, ठीक है। तो वह कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसमें पितु सत्वात्मक उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे में आप देखेंगे तो पितु वंशी नातेदारी आपको देखने को मिलेगी। कौन से वंशी, पितु वंशी, ठीक है, पितु वंशी नातेदारी आपको देखने को, ठीक है, तो पितुवंशी नातेदारी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे पितुवंशी नातेदारी में तो आप देखेंगे कि पिता से जुड़े जो लोग हैं, ठीक है, उनके जो रिश्ते जो नाते होते हैं वे इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। पिता से जुड़े कौन कौन से, आपके बाबा हो गए, आपके चाचा हो गए, ठीक है, और भी जो आपके फूफा हो गए, ये सभी लोग क्या पितुवंशी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, पितुवंशी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप देखेंगे इस वंश में क्या होगा, इस वंश में अगर हम देखेंगे, इस वंश में अगर हम देखेंगे तो पिता, जो पिता होते हैं उनका वंश होता है, ठीक है, उनका वंश होता है, उनका नाम होता है, ठीक है, उनका कहीं ना कहीं आप देखेंगे उनका नाम जुड़ा होता है, क्या होता है, उनका नाम जुड़ा होता है, ठीक है। ये चीजें आपको उसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है ना। चलिए अगर हम देखेंगे आगे तो विवाह के बाद क्या होता है, पत्नी अपने मायके मायके को छोड़ के क्या करती है, अगर जब विवाह हो जाता है तो आप देखेंगे जो पत्नी होती है, ठीक है, विवाह जैसे आप देखेंगे यहाँ विवाह होता है, ठीक है, जब विवाह होता है क्या होता है, तो जो पत्नी होती है क्या करती है,
पत्नी होती है वो क्या करती है, वो अपने मायके मतलब जो उनका उनका जो घर था उसको छोड़ के कहाँ आती है, वो उसको छोड़ के वो मतलब जो पुरुष है, ठीक है, उसके घर पे वो आती है, ठीक है ना। जब वो उसके घर पे आती है तो कहीं ना कहीं वो जो होता है वो पितुवंशी कहलाता है। क्या कहलाता है, पितुवंशी कहलाता है, ठीक है ना। वो कहीं कहीं आप देखेंगे तो पितुवंशी का वंश क्या क्या कहलाता है, वो पितुवंशी कहलाता है, ठीक है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, विवाह संबंध से भी जो देखेंगे आप, विवाह दूसरे में अगर हम बात करें दूसरा का, तो विवाह संबंध भी आपको उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, अगर तीसरा अगर सूची में हम देखें तो रक्त संबंधी भी मिलेगा। एक मिनट, ठीक है, विवाह से जो संबंध रखते हैं उनका इसमें देखने को मिलेगा, जो रक्त से संबंध रखते हैं, जो खून से संबंध रखते हैं, ठीक है, ठीक है, उनका आपको देखने को इसमें मिलेगा, ठीक है। तो सारी चीजें अगर आपको लिखना है तो पूरे कंटेंट आपको भर भर के इसमें आपको मिलेगा, आप अच्छे तरीके से इसको लिख पाएंगे। सेम इसी तरीके से आप इसी फॉर्मेट में उसको अच्छे तरीके से लिखेंगे, ठीक है। चल, कोई दिक्कत आपको इसमें, ठीक है। चल आगे देखते हैं हम लोग। आगे अगर हम लोग बात करेंगे धार्मिक अल्पसंख्यक, किस अल्पसंख्यक के बारे में बात करें हम लोग, धार्मिक अल्पसंख्यक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। किस अल्पसंख्यक के बारे में, धार्मिक अल्पसंख्यक क्या कहलाता है, आइए उसको हम लोग एक बार देखते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक, ठीक है, ठीक है, धार्मिक अल्पसंख्यक। पहले आप देखिए कि अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, जो संख्या में कम हो, मतलब जो संख्या में क्या हो, कम हो, उसको हम अल्पसंख्यक के नाम से जानते हैं। और धार्मिक यहाँ जिक्र कर दे रहा है तो धर्म में जो कम हो, मतलब जो धर्म से कम हो, मतलब जैसे जो जिस किसी धर्म के अगर व्यक्ति कम है तो धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में उसको हम लोग देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर आप देखेंगे ऐसे अगर आप, तो भारत में 6 धार्मिक समुदाय को क्या दिया है, तो राष्ट्रीय आप देखेंगे तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के रूप में उसको मान्यता दे दी गई है, ठीक है। कितने, तो 6। आप देखेंगे कितने कितने को, तो आप देखेंगे 6 जो है उसको मान्यता इसमें दे दी गई है। कितने, 6। 6 जो होते हैं, 6 धार्मिक जो चीजें हैं, ठीक है, उसको क्या दिया गया है, तो उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। अल्पसंख्यक का दर्जा, ठीक है, दर्जा दे दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें आपको देखेंगे 6 जो हैं उसको आपको अल्पसंख्यक का इसमें दर्जा आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं उसको आप भी जानना चाहेंगे, कौन कौन से वो जातियां हैं जिसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया राष्ट्रीय स्तर पे। तो आप देखिए पहले की अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए पहले की अगर हम बात करें, आप देखेंगे मुस्लिम जो हैं उनको दे दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया, जो मुस्लिम लोग हैं उनको दिया गया है। दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो जो ईसाई हैं, ठीक है, उनको दे दिया गया है, ठीक है। तीसरे की अगर हम बात करें बाबू, तो जो सिख लोग हैं, ठीक है, उनको दिया गया है, ठीक है, जो सिख लोग हैं उनको दिया गया है। अगर हम चौथे की अगर हम बात करें तो जो बौद्ध हैं, ठीक है, जो बौद्ध हैं उनको दिया गया है। अगर हम पांचवें की अगर हम बात करें तो जो जैन धर्म के लोग हैं उनको दिया गया है, ठीक है। अगर हम छठे की बात करें, ठीक है, तो जो पारसी हैं, ठीक है, ठीक है, इनको दे दिया गया है। तो एक ये कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनको आप देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम बात करें तो इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है ना। मुस्लिम जो है इसमें भी आप देखेंगे तो उनकी जो संख्या होती है वो कम होती है, ठीक है, संख्या कम होती है। जो ईसाई होते हैं उनको भी, उनकी भी संख्या कम होती है। जो सिख होते हैं उनकी भी संख्या आप देखेंगे तो कम होती है, ठीक है। तो ऐसे अल्पसंख्यकों को उसमें आप देखेंगे तो दर्जा दे दिया गया है। तो कुछ इस टाइप से आप देखेंगे तो अल्पसंख्यकों के बारे में भी अगर आप लिखते हैं धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में, तो आपका जो आंसर जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, आपका बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। चलिए, ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से सांस्कृतिकरण क्या है, ठीक है, क्या देखेंगे आप, सांस्कृतिकरण के बारे में आप लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अगर हम सबसे पहले इसकी विशेषता के बारे में अगर हम देखें तो आप देखेंगे
जो ऐसे सांस्कृतिक क्रम जो होता है जो समाज में, ठीक है, अगर आप ऐसे देखें अगर, तो समाज में क्या होता है, संस्कृति, ठीक है, सिविलाइजेशन, ठीक है ना। एक आपके समाज में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, क्या हो रही है, जो भी घटनाएं आपके समाज में क्या, तो आप देखेंगे इसमें किस तरीके से जो एक तरह से अगर हम बात करें सांस्कृतिक क्रम जो है इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे तो उच्च जातियों की नकल करना, ठीक है। अगर हम आगे देखें सामाजिक उन्नयन की जो आकांक्षा है ये भी आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा, और धीमी से लेकर सतत प्रक्रिया जो है ये भी आपको उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम उच्च जाति की नकल में देखें तो पूजा पाठ की पद्धति जो होती है, पूजा पाठ की जो पद्धति है वो भी इसमें देखने को मिलेगा, पूजा पाठ, ठीक है, पूजा पाठ है ये भी देखने को मिलेगा। साथ में मांस जो है, मांसाहार, ठीक है, जो मांसाहार है ये भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। लोग मांसाहार को भी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, तो धीरे धीरे मतलब एक देखे तो इसमें छोड़ा जा रहा है, पूजा पाठ भी किया जा रहा है, ठीक है, यज्ञ हवन भी इसमें देखने को मिलेगा। शुद्ध शाकाहारी भोजन भी लोग कर रहे हैं, संस्कार जो है उसको भी करा रहे हैं लोग। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे उच्च जातियों की नकल किया जा रहा है, ठीक है, किसमें, तो सब सारी चीजें आप देखेंगे तो सांस्कृतिक करण के रूप में आपको देखने को मिलेगी, सांस्कृतिक करण की, ठीक है, सांस्कृतिकरण के रूप में आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और सांस्कृतिकरण में क्या देखेंगे, सामाजिक उन्नयन की आकांक्षा, ठीक है, क्या देखेंगे आप सामाजिक उन्नयन में निम्न जातियां ऐसे हैं जो क्या करते हैं, स्टेटस में अपने सुधार लाते हैं, जो उनकी जो स्टेटस होती है, जो उनकी एक तरह से कहें तो परिस्थितियां स्थिति जो होती है समाज में उससे सुधार लाते हैं कि भाई मैं भी क्या हूँ, मैं भी समाज में एक बड़ा हूँ, मैं भी समाज में एक अच्छा कहे तो स्टेटस रखता हूँ, मैं भी अपने समाज में एक अच्छा पद रखता हूँ, ठीक है। तो उसमें कुछ सुधार लाने की लोग क्या करते हैं, तो कोशिश करते हैं। धीमी अगर बात करें तो धीमी अगर प्रक्रिया की बात करें, धीमी व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो जो सतत चलती है उसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, यह ऐसी प्रक्रिया है क्या करती है जो धीमी धीमी क्या करती है, पीढ़ी में विकास करती है। वो क्या कैसी चलती है, तो आप देखेंगे धीमी धीमी चलती है, ठीक है, धीमी धीमी, ठीक है, क्या करती है, तो धीमी धीमी जो है वो मतलब उसमें चलती है, और धीमी धीमी क्या करती है, तो वो उसमें विकास करती है, ठीक है। चल आगे क्या है और हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक। अब जो है, ठीक है, आपका कहीं ना कहीं देखेंगे ठीक है, इसमें क्या दिया है, पहले की अगर हम बात करें, यूनिट इकाई फर्स्ट, ठीक है, इकाई फर्स्ट के अगर बारे में हम देखें तो इसमें देखेंगे विविधताओं में एकता भारतीय समाज की विशेषता है, व्याख्या कीजिए। विविधताओं मतलब विविधता क्या है, विविधता की अगर हम बात करें तो भिन्नताएं आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, भिन्नताएं आ जाएंगी इसमें, ठीक है ना, ठीक है, भिन्नताएं आ जाएंगी, ठीक है। भिन्न भिन्न आपको देखेंगे कि अलग अलग जाति के लोग यहाँ निवास करते हैं, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। साथ में उनकी जो पहनावा होती है, जो उनके खान पान होते हैं, जो उनके रहन सहन होते हैं, काफी कुछ इसमें आप देखेंगे अलग देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं जो हमारा भारत देश है, क्या है, हमारा जो भारत देश है, ठीक है ना, हमारा जो भारत देश है वो क्या होता है, वो बहुत ही कहे तो अलग होता है, ठीक है। मतलब उसकी जो लोगों की जो रहने जो लोग रहते हैं, लोगों का धर्म अलग होता है, उन लोगों का कहे तो जाति अलग होता है, उनका जो व्यवहार अलग होता है, सब कुछ अलग होने के बाद भी आप देखेंगे तो हमारे जो लोग हैं उनमें एकता देखने को मिलती है, और भारतीय समाज की यह एक खास विशेषता जो है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिलती है। तो आप चाहेंगे तो इसको इस अच्छे तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से आप देखेंगे तो इसमें बना के आप उसको लिख सकते हैं। और इसको भी आप क्या करेंगे, तो इसको भी आप 5 से 6 पेज के अंदर आपको क्या करना है, तो लिखना है, ठीक है। कितना पेज, 5 से 6 पेज आपको लिखना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको होता है, एक पेज मतलब आप उसको लिखेंगे तो क्या होगा, मोर देन आपका सफिशिएंट होने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत आपको उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो उसको एक पेज, या अगर ज्यादा लिखने का मन तो 1 से 1.5 पेज, एक पेज में तो बढ़िया है, ठीक है, एक पेज तो सही है। लेकिन ये जो है ये तो भी आप 4 से 5 या 6 कर सकते हैं, ठीक है, 4 से 5 कर सकते हैं, ठीक है। चलो
4 से 5 पेज अगर आप इसको भी लिखते हैं तो ये भी क्या होगा, ये भी बहुत ही शानदार तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर ऐसे हम आश्रम की देखें तो अभी आश्रम व्यवस्था के बारे में मैंने आपको जैसे बताया किस तरीके से आपको इसके बारे में लिखनी है, क्या क्या ऐसी चीजें इस आपको देखने को इसमें मिलेगी, ठीक है। जैसे आश्रम के बारे में अगर हम देखें तो आश्रम भी 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के आपको देखने को मिलता है। पहला अगर हम बात करें तो गृहस्थ आश्रम, बाल्य आश्रम, ठीक है, और वृद्धा अवस्था के अगर हम बारे में बात करें, ठीक है। तो आश्रम के पहले आश्रम के अगर हम बारे में देखें तो आप देखेंगे गृहस्थ आश्रम, क्या कौन सा आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करें तो अगर आप देखेंगे तो वानप्रस्थ आश्रम होता है, ठीक है, कौन सा, वान, ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम। और अगर हम पहले की अगर हम टॉप पे अगर हम बात करें तो वो कौन सा होगा, तो ब्रह्मचर्य आश्रम होगा, कौन सा, ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 4 प्रकार के आश्रम आपके सामने है, ठीक है, और उनके बारे में आप लिखेंगे किस प्रकार से जो गृहस्थ आश्रम है उसमें क्या क्या करना है, किस तरीके से मतलब घर को कैसे चलाना है, मतलब घर में सॉरी घर को कैसे नहीं चलाना, मतलब जो गृहस्थ आश्रम मतलब उसमें शादी विवाह करके प्रवेश करना है, मतलब सारी प्रक्रियाएं इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो आप पढ़े ही हैं, हर सब कुछ आपको पता है इसमें, ठीक है। तो आप एकदम अच्छे तरीके से लाइन से आप उसको हेडिंग देते हुए, ठीक है, उसको आप लिखेंगे, ठीक है, और लिखने के बाद आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आप इसमें भी क्या कर सकते हैं, इसमें भी आप देखेंगे तो 4 पेज से लेके 5 पेज तक इसमें भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो मतलब जो एक तरह से कहे तो ये जो आंसर है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऐसे आप देखेंगे कि भारत विद्या शास्त्री उपागम के बारे में जीएस घुरिये का क्या राय है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो जीएस घुरिये जो भारत विद्या शास्त्री उपागम है इसको लेके इनके जो विचार हैं इनमें वर्णन करना है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे 4 से 5 पेज इसमें भी आपको लिख देना है, ठीक है। ये भी आपका बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएगा। शास्त्रों पर आधारित जो भी ज्ञान है, जो भी सारी चीजें हैं उसको ऐसे आपको उसमें लिखना है, ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है ना। चलो, अगर आगे हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे भारतीय समाज में जाति के अध्ययन के लिए जो संरचनात्मक है, ठीक है, प्रकारात्मक उपागम है, इनके जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है, उसमें तो उसके बारे में इसमें आपको लिखना है, ठीक है। ये भी सेम इस पर भी कंडीशन लागू होता है, 4 से 5 पेज इसमें भी आपको क्या करना है, तो लिखना है, सब नहीं लिखना। जैसे आप उसमें देखें कि जो 5 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, 5 क्वेश्चन में से क्या करना है आपको, 2 क्वेश्चन आपको उसमें लिखनी है। कितनी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन उसमें लिखना है, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार से ये भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसे अगर हम बात करें विवाह मतलब छठे में अगर देखें तो हिंदू विवाह के प्रकार पर टिप्पणी करना है, ठीक है, हिंदू विवाह के जो प्रकार है उस पर टिप्पणी करना है। तो आइए थोड़ी सी हम आपको इसमें बता देते हैं, ठीक है, क्या आपको इसमें लिखनी है, कैसे आपको करना क्या। पहले की अगर हम बात करें, पहले विवाह के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, तो पहला विवाह अगर आप देखेंगे तो पहला ब्रह्म विवाह होता है, ठीक है, कौन सा विवाह होता है, ब्रह्म विवाह होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें, ठीक है, दूसरा में दैव विवाह होता है, ठीक है। तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरे में आर्य विवाह होता है, ठीक है, ठीक है। चौथे की अगर हम बात करें, चौथे में आप देखेंगे तो प्रजापत्य विवाह होता है, क्या होता है, ठीक है। अगर हम पांचवें की अगर हम बात करें तो गांधर्व विवाह होता है, क्या होता है, ठीक है। अगर हम छठे की बात करें तो असुर विवाह होता है, ठीक है, ठीक है ना, असुर विवाह होता है। अगर हम सातवें की बात करें तो राक्षस विवाह होता है, ठीक है, ठीक है। ये जो विवाह, ठीक है, और एक विवाह और आप देखेंगे पैचाश विवाह, कौन सा विवाह होता है, पैचाश, ठीक है। देखिए, तो ये 8 प्रकार के विवाह आपके सामने देखने को मिलता है। पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा दैव विवाह, तीसरा आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, गांधर्व विवाह, असुर विवाह और राक्षस और पैचास, ठीक है।
तो ये कुछ ऐसे विवाह आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें बाबू, ठीक है, अगर हम बात करें पहले की, तो गांधर्व विवाह में क्या होता है, गांधर्व विवाह में आपको पता ही है कि वर वधु को क्या करता है, तो वर वधु को जो है माला पहनाता है, क्या करता है, माला पहनाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे असुर विवाह में भी आपको पता ही है कि किस प्रकार से, ठीक है, मतलब जो कन्या है उसको एक तरह से कहे तो अपहरण करके, ठीक है, उसको शादी विवाह जो है उससे किया जाता है। ठीक है, ठीक है। 50 में भी आप देखेंगे कि निद्रा में, मतलब सोते समय, क्या करते समय, सोते समय, ठीक है ना, सोते समय आप देखेंगे तो मतलब सोते समय जो कन्या को जो उठा के, मतलब जो कहते हैं ना कि उठा के उनको शादी करने का जो इसमें जो प्रचलन है, ठीक है, ये 50 विवाह के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। ठीक है, किस विवाह के अंतर्गत, 50 विवाह के अंतर्गत देखने को मिलता है। लेकिन आपके अभी रिसेंट अगर बात करें तो आपके रिसेंट में कौन सा विवाह ज्यादा प्रचलित है, तो आप देखेंगे जो आपके रिसेंट में गांधर्व जो विवाह है वो ज्यादा प्रचलित में, ज्यादा तरह से क्या तो फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, ऐसे आपका द विवाह, आर विवाह, मतलब ये सारे विवाह आपको देखने को मिलती है। अगर हम बात करें बाबू, अगर हम ब्रह्म विवाह के, तो ब्रह्म विवाह में कन्या विवाह का योग होता है शिक्षित, ठीक है, योग्य, चरित्रवान जो होती है उनकी विवाह इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, दैव विवाह की अगर हम बात करें, दैव विवाह में अगर आप देखेंगे तो इसमें कन्या को यज्ञ में जैसे पुरोहित को दान किया जाता है। ठीक है, दैव विवाह में पुरोहित, कन्या को पुरोहित को दान किया जाता है, जैसे कोई हवन एक कराया जा रहा है तो उसमें दान किया जाता है। ठीक है, लेकिन इस समय ये सारी चीजें प्रचलित नहीं है, इस समय नहीं हो रही है। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि भाई हम भी अब पुरोहित बनेंगे, हम भी शादी विवाह कराएंगे और जो कन्या है उसको हम लोग भेंट के तौर पे लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें निकाल दीजिएगा अंदर से। ठीक है, चलिए, और आर्य विवाह के अगर बारे में अगर आप देखेंगे तो आर्य विवाह जो बाबू है, इसमें क्या है, तो इसमें वस्तुओं के साथ कन्या का भी दान किया जाता है। क्या कहता है, वस्तुओं के साथ कन्या का भी दान किया जाता है। ठीक है, जो लड़की होती है, ठीक है, कुछ वस्तु देते हैं और लड़की को भी क्या करते हैं, उसको दान कर देते हैं साथ में। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, गांधर्व विवाह जो आपका प्रचलन में देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं और भी क्वेश्चंस। ठीक है, अब क्या है, परिवार, परिवार क्या है इसकी विशेषता देखना है। परिवार जो है, ठीक है, परिवार में आप देखेंगे, चलो परिवार जो है, माता पिता, ठीक है, माता पिता और उनके बच्चे, ठीक है, माता पिता और उनके जो बच्चे होते हैं वो लोग इसमें क्या होते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, वो लोग इसमें आप देखेंगे तो सम्मिलित होते हैं। ठीक है, उसे हम परिवार कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, उसे हम परिवार कहते हैं। स्पष्ट हुआ। अब परिवार के जो प्रकार होते हैं, ठीक है, अब जो परिवार के प्रकार होते हैं ये भी आपको लिखना है। परिवार के कितने प्रकार होते हैं, परिवार के बाबू 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार की अगर हम बात करें तो एकल परिवार, ठीक है, एकल परिवार। ठीक है, दूसरे प्रकार की अगर हम बात करें तो संयुक्त परिवार होता है। मतलब ये जो परिवार जो बता रहे हैं, मतलब ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला एकल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार। एकल परिवार में क्या होता है बाबू, एकल परिवार में माता पिता होते हैं, क्या होते हैं, माता पिता होते हैं। ठीक है, और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, अविवाहित। ठीक है, अविवाहित बच्चे होते हैं। ठीक है ना, चलिए, और जो जो संयुक्त में होते हैं, जो ज्वाइंट फैमिली होते हैं उसमें माता पिता भी होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो उनके विवाहित, ठीक है, और अविवाहित, ठीक है, चाचा चाची भी इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन होते हैं इसमें, इसमें आप देखेंगे तो चाचा भी होते हैं और चाची भी होती है। कौन होती है, चाची भी। ठीक है ना, अरे यार, ठीक है, इसमें चाचा चाची, बुआ, ठीक है,
अगर आप देखेंगे भाई बहन, ठीक है, इसमें सभी लोग क्या होते हैं, सभी लोग शामिल होते हैं, ठीक है, इत्यादि। और एक चीज और आप देखेंगे कि जो सबका जो रसोई घर होता है, ठीक है, रसोई घर जो होता है सभी का क्या होता है, सभी का एक में ही होता है, क्या होता है, एक में ही होता है, ठीक है। ठीक है ना, एक में ही होता है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो उनका जो पूजा घर होता है, ठीक है, पूजा घर भी होता है, वो भी एक में ही होता है, क्या होता है, एक में ही होता है, ठीक है। ठीक है, तो सारी चीजें आप देखेंगे इनके अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन का आंसर लिख देना है, और लिखने के बाद जो आपका है वो आपका आंसर बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट, आपको कोई दिक्कत इसमें होने वाली है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां हैं वो इसमें कवर करा दी गई हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार से आप देखेंगे ये भी जो है 9 नंबर परिवर्तन की आंतरिक सामाजिक प्रक्रियाओं के रूप में सार्वभौमिक एवं सांकृतिक की व्याख्या कीजिए। तो कुछ इसी प्रकार से इसको भी आपको कर देना है और आपका जो आंसर बहुत शानदार तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी सारी चीजें मैंने बताए हम करवाए हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। तो ये क्लास कैसा लगा, ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है, और बताइएगा, ठीक है। और आप एग्जाम दीजिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट, ठीक है। फिर आपसे मिलेंगे हम आपके अगले सेमेस्टर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।